नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। अब चूंकि शिक्षा शास्त्री बीएड का प्रवेश प्रायः सभी जगह हो चुका है और बीएड में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को अब एक नया विषय पढ़ना होता है, मनोविज्ञान। यद्यपि मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर हम इसकी कार्य प्रणाली जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र के अनुसार इसका विभाजन करके नामकरण भी किए हैं। आप कह सकते हैं मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने के कारण और शैक्षिक परिस्थिति में कार्य करने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। किंतु शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पूर्व या इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व मनोविज्ञान क्या है, इसको हमें एक बार देखना होगा। इसकी आवश्यकता क्या है और क्यों हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से इसको शामिल किया गया। इसी के तहत आज का ये प्रथम व्याख्यान है। इसमें हम मनोविज्ञान का एक परिचय देखेंगे। दो व्याख्यानों में क्रमशः लघु लघु ये छोटे छोटे व्याख्यान होंगे जिनमें हम मनोविज्ञान के संप्रत्यय को समझ करके फिर शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक धारणा सी आ जाती है, एक संकल्पना आ जाती है कि मनोविज्ञान जानने वाला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के बारे में या उसके मन के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में जान सकता है। हम में से बहुत सारे साथी जो अभी बीएड में प्रवेश किए हैं, शिक्षा शास्त्री में प्रवेश किए हैं, उनमें बहुत सारे लोग हो सकता है कि कला वर्ग का अध्ययन करते हुए मनोविज्ञान को पढ़े हों, लेकिन कई ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का प्रथमतया दीदार किया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम यहीं से इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि मनोविज्ञान आखिर है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता है। देखिए, जब दर्शन शास्त्र में हम दर्शन शास्त्र की तरफ देखते हैं तो भारतीय दार्शनिक परंपरा हो अथवा पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा, हमेशा से ही जो दर्शन का विषय क्षेत्र होता है वो जीव जगत रहा है। जीव जगत, ईश्वर, मूल तत्व, मूल प्रकृति, ये सारे तत्व भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी रहे हैं और पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में भी रहे हैं। तो यद्यपि मनोविज्ञान इस शब्द की शुरुआत, मनोविज्ञान इस शाखा की शुरुआत, मनोविज्ञान इस विषय की शुरुआत जो है आविधिक रूप से या एक कह सकते हैं आप संवैधानिक रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी से होता है, लेकिन इसके पीछे जो विषय क्षेत्र रहा है मनोविज्ञान का वो कहीं न कहीं दर्शन के साथ हमेशा ही संश्लिष्ट रहा है, तो चाहे भारतीय पद्धति में हो या फिर पाश्चात्य पद्धति में। उदाहरण के लिए अब इस शब्द से ही यदि हम देखते हैं कि मनोविज्ञान शब्द सुनते हैं तो मन का विज्ञान अगर हमें धारणा ही आती है, ये धारणा गलत नहीं है, सही है। तो हम महाभारत काल को उदाहरण के रूप में लेंगे। महाभारत में अर्जुन जब हमेशा से चारों तरफ से घिर जाता है, वो देखता है कि अपने ही बंधु बांधव हैं, उनसे हमें युद्ध करना होगा। तो ऐसे समय में उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कुछ इस तरह से शिथिल हो जाता है कि युद्ध करने के लिए वो तत्पर ही नहीं होता है, तैयार ही नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको मार्गदर्शन करते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं और परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने के लिए मानसिक रूप से उसको तैयार करते हैं। तो ये जो क्रियाकलाप है ना, ये स्वयं एक अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसी का हिस्सा है। इसी तरह से आप पाश्चात्य दर्शन को देखेंगे तो पाश्चात्य दर्शन में हम सुकरात को लेते हैं। सुकरात से पाश्चात्य दर्शन की लगभग शुरुआत होती है। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में सुकरात जो है वो यूनान के जगह जगह रोड पर, चौक पर घूमते फिरते कहीं कहीं उनके शिष्यों की टोली इकट्ठी हो जाती थी। उन शिष्यों के मनोमस्तिष्क में जो कुछ भी विचार आते थे, जो कुछ भी प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों का उत्तर सुकरात जो है दिया करते थे।
अच्छी तरह से। तो तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए एक योग्य दार्शनिक के रूप में सुकरात की स्थिति उस समय देखी जाती है। इस तरह से हम चाहे भारतीय जो परंपरा है, ऋषि परंपरा के तहत आने वाले, चाहे हमारी वैदिक श्रृंखला है वैदिक ग्रंथों की, जिसमें वेद, पुराण, इतिहास इत्यादि सभी संग्रहित हैं, या फिर पाश्चात्य परंपरा में पाश्चात्य दार्शनिक, वो दुनिया के सबसे जो है बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात को मानते हैं। तो सुकरात को ले लें, चाहे पाश्चात्य में चाहे भारतीय परंपरा में, प्रत्येक जगह विचार परंपरा, वैचारिक स्थिति, और फिर उस वैचारिक स्थिति को एक दिशा देने के लिए किसी विषय की जब भी संकल्पना की गई है, वहां पर दर्शन का नाम आता है। तो इसी दर्शन के अंतर्गत इन बिंदुओं, अर्थात किसी के मनोमस्तिष्क के प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ना, या फिर उनकी दुश्चिंता, कुंठा, इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, यह जो क्रियाकलाप है, यह जो प्रकृति है विषय अध्ययन की, यह प्रकृति ही मनोविज्ञान की प्रकृति है। अब एक संदर्भ उठता है कि ठीक है, ये प्रकृति है तो ये सामाजिक लोग करें ना। जो समाज को दिशा देने वाले तथाकथित धर्मगुरु हैं, तथाकथित नेतृत्व करता है, उनको इन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। इस शिक्षा शास्त्र में इसको ले आने की क्या आवश्यकता है? प्रथमतया इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म, बहुत सारे ऐसे शब्द और बहुत सारी ऐसे क्रियाकलाप आपको मिलेंगे मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में, जिनको इससे पहले आपने शायद नहीं सुना होगा। फिर भी बहुत ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत इसलिए नहीं कि क्रमशः हम इस श्रृंखला में इनकी चर्चा करते रहें। अब यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान को, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लाने की क्या आवश्यकता है, इस प्रश्न का यदि हम उत्तर ढूंढते हैं तो देखते हैं कि जब तक मनोविज्ञान का समावेश शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक शिक्षा का स्वरूप जो है वो बस सूचना प्रदान करना ही शिक्षा है। यद्यपि शिक्षा के तहत सर्वांगीण विकास की संकल्पना की जाती है। शिक्षा का क्या कार्य है? किसी भी बच्चे का या किसी भी शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का स्वाभाविक और संतुलित विकास करना ही शिक्षा है। ध्यान दीजिए, किसी भी शिक्षार्थी का स्वाभाविक, उसका जो व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के स्वाभाविक और संतुलित विकास करना। स्वाभाविक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में आजन्म, अर्थात जन्म के समय से ही कुछ प्रवृत्तियां, कुछ उसकी स्थितियां, या कह सकते हैं कुछ विशेषताएं विद्यमान होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के आलोक में किसी व्यक्ति के या किसी शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। तो यह कार्य शिक्षा करे, मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो अब यही प्रश्न उठता है कि जब तक मनोविज्ञान को हम नहीं जानेंगे, तब तक किसी व्यक्ति का स्वाभाविक परिस्थितियां क्या है, स्वभावतः वो किस क्षेत्र में जा सकता है, उसमें कौन सी ऐसी विशिष्टताएं विद्यमान हैं, जिन विशिष्टताओं के आधार पर हम अपने राष्ट्र को एक योग्य नागरिक दे पाएंगे, इनको जानने के लिए मनोविज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो हम सिर्फ सूचनाएं ही छात्रों को दे पाएंगे। छात्र ने प्रवेश किया शिक्षा शास्त्री कक्षा में या बीएड क्लास में, तो कुछ ये विषय है, इनको पढ़ना है। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ विशिष्टता भी है। उन विशिष्टताओं का अवलोकन करने के लिए, उन विशिष्टताओं की संज्ञानता के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, मनोविज्ञान की अनिवार्यता है। इस प्रकार से देखें कि तो शिक्षा का कार्य हुआ किसी भी बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक और संतुलित विकास करना। और मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान उस व्यक्ति के जो विशिष्ट क्षमताएं हैं, विशिष्ट योग्यताएं हैं, उसके व्यक्तित्व की विशिष्टताएं हैं, उनको जानने में अध्यापक की सहायता करता है। इसलिए मनोविज्ञान की अनिवार्यता शिक्षा के क्षेत्र में होती है। अर्थात
जब तक अध्यापक किसी भी बच्चे के शारीरिक मानसिक शक्तियों का नहीं जान पाएगा, उसकी योग्यताओं को नहीं जान पाएगा, उसके रुचियों को नहीं जान पाएगा, उसके रुझान को नहीं जान पाएगा, उनकी क्षमताओं के अनुकूल उनकी जन्मजात शक्तियों को नहीं पहचान पाएगा, तब तक किस विशेष क्षेत्र में किस विशेष विषय को इस छात्र के समक्ष उपस्थापित किया जाए यह जानने में असमर्थ होगा। इसलिए मनोविज्ञान की अनिवार्यता है एक अध्यापक के लिए। ठीक है, यह सही है कि मनोविज्ञान की अनिवार्यता, लेकिन मनोविज्ञान है क्या? जब तक हम यह नहीं जानेंगे तब तक फिर इसका उपयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इसमें कई शिक्षा शास्त्री रहे हैं और अपने अपने अभिमत दिए हैं इस क्षेत्र में। इसमें एडम्स, एक जॉन एडम्स नाम के शिक्षा शास्त्री हैं, उनका कहना है कि एक अध्यापक को अगर किसी विषय को पढ़ाना है कक्षा में, तो विषय का भी ज्ञान उसको उतना ही चाहिए जितना कि शिक्षार्थी का ज्ञान। अर्थात बिना शिक्षार्थी के बारे में, शिक्षार्थी से तात्पर्य छात्र है, छात्र के बारे में जाने बिना किसी भी विद्यार्थी को किसी विषय का अध्यापन नहीं किया जा सकता। आप अपने जीवन में तमाम अध्यापकों से अलग अलग कक्षाओं में परिचित होते रहे होंगे। क्यों? आपको सभी अध्यापक बराबर लगे, या फिर कारण क्या था कि इनमें फर्क था? सभी अध्यापक आपको बराबर रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए, ऐसी क्या विशेषता थी? बस इसके यही विशेषता कि जो अध्यापक आपको संतुष्ट कर पाए होंगे वे अध्यापक न सिर्फ अपने विषय के वेत्ता होंगे, न सिर्फ विषय को जानते होंगे, अपितु आपकी आवश्यकताओं को, आपकी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों को, आपकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं को, इन चीजों से भी परिचित रहे होंगे। तभी वे अध्यापक अपने छात्रों को संतुष्ट कर पाए। इसलिए जितना विषय का ज्ञान अनिवार्य है, वैसे उतना ही जो विषय का अध्येता अर्थात छात्र है उसका भी ज्ञान अनिवार्य है। और इस छात्र के विकास क्रम को जानने में, छात्र के वृद्धि क्रम को जानने में, छात्र के व्यक्तित्व को जानने में सहायता करने वाला जो विषय है उसको हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो गया कि अब मनोविज्ञान एक अनिवार्य आवश्यकता है। किसके लिए? प्रत्येक अध्यापक के लिए अनिवार्य है, क्षमा करेंगे, आवश्यकता नहीं, प्रत्येक अध्यापक को मनोविज्ञान जानना अनिवार्य है। जब तक वो मनोविज्ञान नहीं जानेगा तब तक विषयार्थी को, शिक्षार्थी को पाठ्यवस्तु को बताने में वो हमेशा ही असमर्थ रहेगा। इसलिए प्रथमतया विषय का ज्ञान, द्वितीय आधार पर शिक्षार्थी के विषय में ज्ञान, इन दोनों के आपसी सहमति के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और किसी भी पाठ्यवस्तु को बच्चों के समक्ष सकारात्मक रूप से उपस्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का यह व्याख्यान परिचयात्मक ही रहा और क्रमशः इसकी श्रृंखला चलती रहेगी। अगले द्वितीय व्याख्यान में जो दूसरा लेक्चर होगा मनोविज्ञान का परिचयात्मक, उसमें हम मनोविज्ञान शब्द का अर्थ और इसकी विकास परंपरा को अत्यंत संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद सीधे हम शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे। चूंकि जो बीएड का हमारा पाठ्यक्रम है, विषय है, इसमें मनोविज्ञान के विषय में न पढ़ करके हमें शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में पढ़ना है। किंतु जब मनोविज्ञान शब्द आया तो पहले मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, क्रियाकलाप, इन चीजों के बारे में भी अत्यंत संक्षिप्त रूप से हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के परिचयात्मक व्याख्यान था, मैं समझता हूं आप उससे उबे नहीं। सामान्यतः मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है, इन बिंदुओं पर हमने आज चर्चा किया। एक शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स, इनके कथन को हमने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया कि एक अध्यापक के लिए जितना विषय का ज्ञान अनिवार्य है उतना ही शिक्षार्थी का ज्ञान अनिवार्य है। इन बिंदुओं को आप नोट भी कर सकते हैं, लिखित रूप से भी इन चीजों को नोट करते जाएंगे, आप किसी पुस्तक की सहायता में पढ़ते भी जाएंगे। फिर अगली श्रृंखला में मनोविज्ञान का अर्थ, इसका विकास क्रम और इसकी शाखाओं के बारे में क्रमशः चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।